बारे में जानेंगे थोड़ा सा। कोड बेस सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ टू स्टार्ट वर्क ऑन द एग्जिस्टिंग कोड बेस, देन रिवर्स इंजीनियरिंग, कैसे प्रपोजल लिखना है, एंड डिस्कस दी सम ओपन सोर्स प्रोग्राम्स एंड देन आपके डाउट्स। यस, बिफोर स्टार्टिंग द टुडे सेशन, मुझे ये बताओ आप लोगों में से कि लाइक आप क्या समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन? like like the company or that particular language socho software socho has that code base public and open to everyone, so people can work on it and contribute to it, so it is useful for everyone. अच्छा, एनीवन लाइक कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन? ओपन सोर्स के अंदर ये है कि एग्जिस्टिंग अभी जैसे किसी की कंपनी की कोई गिटहब प्रोफाइल वगैरह है, तो उनकी रिपोजिटरी को फोर्क करके उनके कोड को एनहेंस करना, यूजर फ्रेंडली बनाना, इस टाइप से हम उसको ओपन सोर्स के थ्रू उसको बेटर करते हैं। अच्छा अच्छा, समझा। ओके, ठीक है। सो बेसिकली लाइक आपके कहने का मतलब एक लाइक सम ओपन सोर्स गिटहब repository on GitHub and then we start contributing things, right? हाँ, ओके, चलो समझते हैं, देखते हैं। सो बेसिकली पहले तो ये जानो लाइक कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन लाइक कोई भी कंपनी या फिर क्यों करती है, लाइक जनरल टॉक्स हम कर रहे हैं अभी। व्हाइट बोर्ड मेरा दिख रहा ना आपको? हाँ भैया। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझो कि लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स, क्या होता है बेसिकली। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक बेसिकली एक प्राइवेट एंड देन एक पब्लिक। प्राइवेट का मतलब कुछ ज्यादा नहीं होता है, काइंड ऑफ सब कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट जो बेसिकली गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। एंड पब्लिक का मतलब लाइक कि ठीक है किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। सो प्राइवेट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है बेसिकली कि अ, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी टीम इस प्रोजेक्ट पे काम करती है, फिर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, उन्हें खुद पता नहीं होता है कि प्रोजेक्ट किसका है, क्लाइंट कौन है, एंड लाइक दी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कुछ कुछ डिटेल्स नहीं होती है, इट्स लाइक वर्क एज अनोनिमस, Prince, राइट? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इस टीम के अंदर बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। यस 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 अखिल। yeah, I can see two screens, मतलब एक तो आपका पूरा वो हो रहा है and the other one is हाँ, वो जो अदर लाइक दूसरी जो स्क्रीन है ना, आप उसको वो कर लो, पिन कर लो, लाइक द फुल स्क्रीन जो है उसको पिन कर लो। एक मिनट रुको, जस्ट गिव पिन मी टाइम, पिन नहीं हो रहा है। एक मिनट। अब बताओ हाँ, अब हो कितनी स्क्रीन दिख रही? गया अब मुझे ठीक है। तो। हाँ, मैं तो पिन कर लिया, ठीक है, ओके, थैंक्स। सो बेसिकली अब देखो, सो जो प्राइवेट प्रोजेक्ट पे काम चलता है, बेसिकली गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, मे बी आपकी सिक्योरिटी पर्पस और कैन से आर्म्ड फोर्सेस बेसिस, आईआरसीटी काइंड ऑफ स्टफ। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे जब काम होता है कंपनीज के अंदर, तो इसमें बहुत से लिमिटेड लोग काम करते हैं, नॉट लाइक ऑल दैट, कुछ गिने चुने लोग, लिमिटेड लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और इनको कुछ पता नहीं होता, बस इनके पास एक टास्क होता है कि आपको ये टास्क करना है। बट इन्हें पता नहीं होता है लाइक कि ये प्रोजेक्ट किसका है, क्लाइंट कौन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कुछ पता नहीं होता है। लाइक बस इतना है कि अगर उनको इन्होंने बोला कि भाई एबीसीडी बनाना है, देन एबीसीडी बनाना है। लाइक कोई क्वेश्चन नहीं कि किसने बोला, क्यों बनाना है, नहीं, बनाना है मतलब बनाना है। सो इस तरीके के प्रोजेक्ट जो होते हैं कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट। ये जनरली बहुत कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। इस पे बेसिकली कंपनीज में भी एम्प्लॉयज को पता नहीं होता है, बस बहुत लिमिटेड लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट में हम बाहर के तो छोड़ो, इम्प्लॉयज को भी इंक्लूड नहीं करते, बहुत लिमिटेड इम्प्लॉयज को इंक्लूड करते हैं। नाउ कम ऑन दी पब्लिक प्रोजेक्ट। पब्लिक प्रोजेक्ट का मतलब ये कि लाइक एक क्लाइंट है जो जिसका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, और लाइक एम्प्लॉयज उस पर काम कर रहे हैं। तो वेयर इज दी ओपन सोर्स? अब इसमें ओपन सोर्स क्या है? अब इसमें होता क्या है कि जितने भी, फॉर एग्जाम्पल गूगल,
अब गूगल का खुद का प्रोजेक्ट है, मान लेते हैं जीमेल, ठीक है, जीमेल मान लो, ठीक है, नहीं नॉट अ गुड एग्जांपल, जस्ट गो विद वीएस कोड। वीएस कोड माइक्रोसॉफ्ट का है, राइट? हाँ भैया। हाँ, हाँ। सो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अब क्या हुआ कि वीएस कोड को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, एंड देन बनाने के बाद क्या किया, लाइक किसी भी कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि लाइक वो सिमिलर प्रोडक्ट को लेके साल साल भर, 2 2 साल, 4 4 साल लेके बैठे। तो इन्होंने क्या किया कि आफ्टर लॉन्चिंग दी वर्जन ऑफ, और यू कैन से बीटा वर्जन इन दी फॉर द पब्लिक यूजर्स के लिए, जब इन्होंने बीटा वर्जन लॉन्च किया, देन उसके बाद क्या किया, इसके कोड बेस को पब्लिक कर दिया, ठीक है, पब्लिक कर दिया, और यू कैन से रेपोजिटरी का एक्सेस दे दिया, इनके गिटहब पे जाके आप दे सकते हैं। इससे बहुत सारे एग्जांपल है। अब मे भी इन्होंने हटा दिया, और जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेक्स्ट जेएस हो गया, रिएक्ट हो गया, वीएलसी हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर जो आप यूज करते हैं अपने फोन के अंदर, ये सारी कंपनीज बिल्ड करती हैं प्रोडक्ट, एंड उसको पब्लिक कर दिया फॉर यूजर। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ, लाइक यूजर के लिए क्यों पब्लिक क्यों क्या, लाइक ये तो प्रोडक्ट वो भी बना सकते थे, लाइक वो भी काम कर सकते थे, बट ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका टाइम बचे, टाइम मैनेजमेंट के लिए। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल वीएलसी, वीएलसी मीडिया प्लेयर बहुत पॉपुलर मीडिया प्लेयर है, ओपन सोर्स का बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है वीएलसी। काफी लोग हर साल वीएलसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो क्यों ये लाइक ओपन सोर्स है, क्यों लाइक ये इसका कोड बेस गिटहब पे है? रीजन ये है कि क्या होता है ना कि लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ बग्स, वी हैव अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस वीएलसी। सो हमारे पास एक पैच फाइल होती है जिसको हम लोग स्प्रिंट बोलते हैं। वी हैव अ स्प्रिंट, आप जाओगे ना, अभी मैं बताऊंगा, तो हर एक प्रोजेक्ट में स्प्रिंट होता है। अब इस इस स्प्रिंट के अंदर हमारे पास में सारे के सारे बग्स, इम्प्रूवमेंट होते हैं जो हमें करने हैं, और यू कैन से फीचर्स जो हमें बिल्ड करना है, राइट? तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में कभी भी लाइक जो टीम है, अब जो वीएलसी की टीम है, वो इस पे हमेशा काम नहीं करेगी कि सिर्फ इसी को लेके बैठी है इंस्टेड ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट, कि लाइक उससे कॉस्ट भी ड्रॉप होगा, कंपनी की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम ना करके नया प्रोजेक्ट उठाया, और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को क्या किया, पब्लिक कर दिया। इन्होंने पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने का रीजन ये था कि इन्होंने एक स्टेटमेंट के साथ पब्लिक किया कि भाई दिस इज द आवर प्रोजेक्ट, ये हमारा वीएलसी एक प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर कुछ इशू इरेज कर दिए। ये इशू कुछ नहीं है, दैट इज द स्प्रिंट, ये हमारा स्प्रिंट, ये इसको हम लोग इशू बोलते हैं। कुछ इशू इन्होंने इरेज कर दिए। अब क्या बोला कि एक स्टेटमेंट दिया कि वी हैव टन्स ऑफ इशू इन दिस प्रोजेक्ट, एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, और यू कैन से कंट्रीब्यूट का मतलब कुछ नहीं है, फिक्स द बग्स। if you are able to fix the bug, or you are able to understand the R code base, so most welcome। तो इन्होंने क्या किया कि पब्लिक के लिए पहले फ्री में किया। तो इनको क्या दिखा कि बहुत से यूजर, और यू कैन से इंथुजियास्ट जो है, वो लाइक वो नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है कि लाइक किसी के लिए भी हम इतना सारा कोड बेस क्यों पढ़ें, क्यों उस पे काम करें, हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है। देन इंडस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया, कंपनसेशन। इन्होंने क्या सोचा टीम के साथ डिस्कस करने के बाद में कि वी हैव सम बजट ऑन एवरी प्रोजेक्ट, एक हर प्रोजेक्ट का एक बजट होता है। तो उन्होंने क्या किया, उस बजट का एक छोटा सा हिस्सा पब्लिक के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और क्या बोला कि जो भी व्यक्ति बग्स फिक्स करेगा, और वो बग्स टीम के द्वारा क्रॉस चेक होगा, एंड लाइक आर टीम वेरीफाई दी बग कि हाँ ठीक है, दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बग, एंड उसकी पीआर, और यू कैन से उसका कोड कंपोनेंट हमारे ओरिजिनल कोड कंपोनेंट में मर्ज होगा। तो उसके साथ हम उसको एक सर्टिफिकेशन देंगे, एंड अप्रिशिएशन ऑफ अमाउंट, जो एक कंपनसेशन होता है, मोस्टली लाइक $2,500 से $8,000 तक वेरी करता है, ये इतना हम देंगे आपको, मोस्टली ये आपका कंपनसेशन होगा। तो आफ्टर दिस रिलीज, लॉट ऑफ पीपल्स ने हर साल थाउजेंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं कि उनको एक वैल्यूएबल ऑथेंटिसिटी मिले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और उसके साथ कंपनसेशन मिले। सो इसका करने का सबसे बड़ा रीजन ये हुआ कि फॉर एग्जांपल वीएलसी अपने टीम पे काम, अपने नए प्रोडक्ट पे काम कर रही है। तो उनका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जो टीम टीम कर रही है,
उनकी टीम कर रही है, इंटरनल टीम कर रही है, वो भी काम चल रहा है। और पैरेलली वीएलसी पे भी काम चल रहा है। अब वीएलसी पे काम कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है। अब क्या हो रहा है कि इनका ये वाला प्रोडक्ट भी चल रहा है और इस वीएलसी की इंप्रूवमेंट भी हो रही है वाया पब्लिक कंट्रीब्यूशन। सो जो सैलरी वीएलसी के इंप्रूवमेंट के लिए हमारे एम्प्लॉयज को जानी थी, उसी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट उन्होंने कंपनसेशन के रूप में पब्लिक को दे दिया फॉर दोज जो कंट्रीब्यूट करेगा। सो इस तरीके से क्या हुआ, पैरेलली इनका प्रोडक्ट भी बन रहा है और इनका वीएलसी भी अपडेट हो रहा है, वीएलसी के बग्स भी फिक्स हो रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हर कंपनी ने अपनाया कि जिस भी कंपनी का खुद का कोई प्रोडक्ट है, उन्होंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ टाइम टू वर्क विथ रियल एम्प्लॉयज जो उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज है, क्योंकि उनके पास और भी दूसरे काम है। अब कोई भी कंपनी में मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल, यस यस अखिल। वीएलसी का मतलब क्या होता है, फिर एक बार समझाओ ना। अरे मीडिया प्लेयर है भाई, ये वीएलसी मीडिया प्लेयर। ओके ओके ओके, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि हाँ, एक एक मीडिया प्लेयर है जिसके लिए आप गाने और वीडियोस वगैरह प्ले करते हो ना, उसके लिए है। हाँ हाँ, समझ गया, वो ट्रैफिक कौन वाली। एग्जैक्टली 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 या एग्जैक्टली। सो इस कॉन्सेप्ट से कंपनीज को काफी फायदा हुआ, लाइक उनका काम भी हो रहा था एंड ज्यादा लाइक लोड नहीं था, वर्कलोड नहीं था, एंड इजिली चीजें हो रही थी। तो इसका इस कॉन्सेप्ट का यूज सबने किया। हर कंपनी ने क्या किया कि उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उस पे एम्प्लॉयज को ना लगा के जस्ट वेस्टिंग अ टाइम, जस्ट गिव अ पब्लिकली कि ठीक है ये बग है, फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल एक 10 ईयर ऑफ एम्प्लॉयज है, 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एसडी लाइक SD3 का बंदा है। अब मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि भाई वीएलसी के अंदर ना नोटिफिकेशन का इशू आ रहा है, इसको फिक्स कर दो। मैं ये नहीं बोलूंगा उसको, क्योंकि इससे ज्यादा बड़े काम उसके पास है। ये सकेल अभी हैंड रेस किया था क्या? नहीं नहीं, वो पिछले वाला ही था। ओके ओके। सो मैं इसको नहीं बोलूंगा कि भाई तू एक काम कर, जस्ट फिक्स दी नोटिफिकेशन इशू इन पीएलसी, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट काम भी हो सकता है जिसपे मैं इस पर्सन को लगाऊंगा जो मेरा यूटिलाइजेशन निकाल के देगा। सो हमने क्या किया, इस छोटे छोटे बग्स को फिक्स करने के लिए जस्ट वी आर रेडी दिस स्प्रिंट और सर्कुलेट इन पब्लिकली कि भाई ये इशू है, आओ फिक्स करो। एंड इसके बदले में हम आपको एक सर्टिफिकेशन और यू कैन से एक वैलिडेशन देंगे विथ सम अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ, नॉट अ सम, गुड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। दिस इज नोन एज दी ओपन सोर्स। So इसका this मतलब is होता same है as bug bounty. एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली बग बाउंडिंग इज काइंड ऑफ द सिमिलर एज काइंड ऑफ द ओपन सोर्स, Okay. डेफिनेटली यस। सो सिमिलर, you just open source is nothing kind of fixing the bug in a public project, simple, fix the bug। ओपन सोर्स का मतलब कुछ नहीं है कि तुमने कॉन्ट्रीब्यूट, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड बेस है एंड देन उसके अंदर आपने जाके चेंजेस किए, वो चेंजेस लीड थे, वो चेंजेस का सोल्यूशन जो था एग्जैक्ट वही था जो टीम को या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। देन आफ्टर वी हैव अ लॉट ऑफ लेयर्स हमारे पास में, बीटा, गामा, अल्फा, बहुत तरीके के लेयर्स होते हैं। देन उसके बाद में आई टेस्ट, देन प्रोडक्शन। ये वी हैव अ लॉट ऑफ पाइपलाइनिंग, CI/CD पाइपलाइनिंग फॉर दी चेक द PR एंड कोड एंड चेंजेस। तो ये सारे टेस्ट केसेस पे, ये सारे लेयर्स पे आपके उस PR को यू कैन से उसको रन किया टीम ने, एंड आफ्टर फाइनलाइज की हाँ दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, यू कैन से एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देन मर्ज किया, यू रिसीव्ड सम नोटिफिकेशन कि आपका PR मर्ज हुआ है। देन आफ्टर दैट यू रिसीव्ड सम अमाउंट जो उन्होंने फिक्स किया था। सो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को पहले डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म था कि पहले आप ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करो, फिर अपना प्रपोजल दो, फिर बोलो हम काम करना चाहते हैं। पहले 2016-17 में बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो उसके बाद क्या किया कि गूगल ने प्रपोजल निकाला कि अभी हम एक काम करेंगे, नो नीड टू रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग, हम एक कंप्लीट रेपो बनाएंगे। यू कैन से एक हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिस डॉक्यूमेंटेशन में हमारा गिटहब में बेसिकली कोड बेस होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, स्प्रिंट होगा, टाइमलाइन होगा, टाइमलाइन के साथ में स्टाइपेंड होगा और यू कैन से कंपनसेशन होगा, और उसके साथ में प्रपोजल होगा। ये सारी चीजों को हम एक बंडल करेंगे, इसी नॉन एज द बंडल, और जस्ट पुश्ड इन पब्लिकली एवरी ईयर फॉर द यूजर्स। और यू कैन से एस्पिरेंट जितने भी
लाइक द इंथुसियास्ट और पार्टिसिपेंट है उनके लिए कि ये हमारा कोड बेस है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इतना टाइम लगेगा, इस स्प्रिंट में आपको ये काम करना है। एंड उसके साथ में प्रपोजल, आप लाइक प्रपोजल इन द सेंस बात करेंगे आगे क्या होता है प्रपोजल, इस चीजों को एक बंडल बनाया। एंड एवरी ईयर एवरी ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉप अ सिंगल बंडल फ्रॉम दी हिज ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड दिस बंडल इज नोन एज ओपन सोर्स। समझे? हाँ भैया। ये होता है ओपन सोर्स का मतलब। अब इसमें कोई इश्यू डाउट हो तो वो बताओ, फिर अपन So इसको आगे लेके चले। हाँ हाँ, यस यस, कोई कुछ बोल रहा था। so essentially अगर ये ओपन सोर्स को थोड़ा सा स्ट्रक्चर डाल के जी सॉक बोलते हैं क्या गूगल? जी स्टॉक इज द प्रोग्राम ऑफ गूगल, वो हम आगे फॉर बात ओपन करेंगे। सोर्स ओनली? ओके ओके ठीक है। एग्जैक्टली, GSOC, for example, our MLH fellowship. MLH fellowship kind of the Linux Foundation program, right? LFX mentorship is the program of Linux. MLH is the program of kind of the hackers, or you can say जितने penetration testing होती है from the organized by the Google and the Cloud Native. ओके So GSOC is the program of Google. GSOC खुद GSOC एक बंडल है, ये बंडल का नाम उन्होंने GSOC दे दिया। ओके GSOC, समझ। आप कुछ हर हर कंपनी के बंडल का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो गूगल ने एक बंडल बनाया, बोला इसका क्या नाम देंगे, तो इसको GSOC दे देंगे, गूगल समर ऑफ कोड। अब वाई समर ऑफ कोड, क्योंकि एवरी समर में आता है। समझे? समझता हूँ। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस बंडल। ये बंडल हर कंपनी के पास ये बंडल होता है और वो कंपनी अपने कंपनी के नाम से रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स। नाउ द सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट वर्क ऑन कोड बेस। अब इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है, किसी भी कंपनी के कोड बेस पे चेंजेस करने हैं या फिर वहां पे काम करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोड बेस को समझो। कोड बेस आपको काम करना आना चाहिए और यू कैन से स्टार्ट वर्किंग ऑन दी एग्जिस्टिंग कोड बेस। अब कोड बेस अगर आपको समझ में नहीं आएगा, कोड बेस अगर आप पढ़ोगे नहीं, सो आप कभी भी प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी उतनी हाई नहीं होगी। आपने देखा होगा, आपने जब भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हो, रिएक्ट जीएस का और यू कैन से नेक्स्ट जीएस का, तो आपके वीएस कोड में कुछ फाइल्स एंड फोल्डर जनरेट होता है, राइट? होता है कि नहीं होता है? फिर से रिपीट हाँ करो, व्हाट वाज द स्टेटमेंट? बोल रहा हूँ कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो जावा में या फिर मन स्टैक में, मीन स्टैक में, नेक्स्ट जेएस में या रिएक्ट में, तो हाँ आपके वीएस कोड में फोल्डर हिरार्की होती है। हाँ जी राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड बेस? तो देखो, जब आप, एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी प्रोजेक्ट पे लाइक फ्रॉम द स्क्रैच काम करना और एग्जिस्टिंग कोड बेस पे काम करना, दोनों में बहुत फर्क है। इस पे हर कोई काम कर सकता है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अगर मैंने तुम्हें बोला कि भाई एक कैलकुलेटर बनाओ, तो तुम बना दोगे, नॉट अ बिग डील, तुम्हें पता है कि तुम क्या क्या बनाओगे। बट अगर मैंने बोला कि वी हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैलकुलेटर और उस कैलकुलेटर में तुम्हें कुछ बग है जो फिक्स करना है, तो उस बग को फिक्स करने से पहले तुमको एक कोड बेस पढ़ना पड़ेगा। समझे? ओके सो हाँ दैट्स वाई, अगर आपको कोड बेस की समझ नहीं है, अगर आपको एग्जिस्टिंग कोड बेस पे काम करना नहीं आता है, आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की पहली प्रायोरिटी है और यू कैन से प्री रिक्विजिट है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कोड बेस। क्योंकि टन्स ऑफ टन लाइंस का कोड होता है हमारे पास में, थाउजेंड ऑफ थाउजेंड की फोल्डर हियरार्की होती है। सो अगर आप एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम करने की आपकी हैबिट नहीं है, अगर आप खुद के सिस्टम पे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को नहीं चला पा रहे हो, उसकी रीडमी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के किसी का प्रोजेक्ट अपने लोकल पे सेटअप नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट तो करने की दूर की बात है, आप उसको लोकल भी रन नहीं कर सकते, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू सेट अप दी global project on locally, how to run the local project, how to set up the environment variables, how to set up the local infrastructure on your machine। ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो नाउ द ओके क्वेश्चन कि ये कैसे होगा, ये कैसे, लाइक ये हम कैसे सीख सकते हैं? सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, गिटहब। क्या करना है?
फॉर एग्जाम्पल मान लो आप मन स्टैक आप सीख रहे हो या फिर मन में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो एंड यू हैव अ डिसेंट नॉलेज, राइट? अब हम्म। आपको अच्छा खासा लाइक मन स्टैक में आपको काम करना है और यू कैन से यू हैव अ डिसेंट नॉलेज अबाउट मन। मन स्टैक का आपको अच्छा नॉलेज है एंड लाइक अब आपको प्रोजेक्ट बनाना है। So instead of create a fresh project, what you can do, just GitHub पे जाओ। GitHub पे जाने के बाद में प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, वहां फिल्टर्स लगाओ। नेक्स्ट जेएस का फिल्टर लगाओ, रिएक्ट का फिल्टर लगाओ, मॉन का फिल्टर लगाओ, ऐसे बहुत से फिल्टर्स मिलते हैं, फिल्टर्स लगाओ। एंड उसके बाद आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत से प्रोजेक्ट मिलेंगे। एंड उसको डिफिकल्टी वाइज और स्टार वाइज, जिस जिस प्रोजेक्ट के सबसे ज्यादा स्टार्स होंगे मतलब वो प्रोजेक्ट अच्छा है, उसमें से किसी एक प्रोजेक्ट को उठाओ, अपने लोकल मशीन पे उसको क्लोन करो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड बेस, जस्ट ट्राई टू रन लोकली। एंड आफ्टर दैट उस प्रोजेक्ट को अपने मशीन पे रन करने के बाद में उस कोड बेस के अंदर चेंजेस करो, कुछ यूआई के अंदर चेंजेस करो, कुछ बैकएंड पे चेंजेस करो, कुछ बग्स को फिक्स करो, कुछ बग्स को आइडेंटिफाई करो कि यार ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, यहाँ पे इश्यू है, यहाँ कोड फट रहा है। तो ये प्रैक्टिस जो है ना, आपको ये प्रैक्टिस ही आपको अपॉर्चुनिटी दिलाती है फॉर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ओपन सोर्स का कोड बहुत बड़ा होता है, बहुत ही लेंदी और बहुत बड़ा होता है। अगर आपको कोड बेस पढ़ना नहीं आता है, अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है फॉर अंडरस्टैंडिंग दी कोड बेसिस, तो आप गिव अप कर दोगे, आपसे नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई आप अभी से वो, अगर आप इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स प्रोग्राम्स, so instead of creating a new project, just start working on existing project। जी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट गिटहब है। गिटहब पे जाओ, टन्स ऑफ टन प्रोजेक्ट मिलेंगे। तुम जिस भी टेक स्टैक में काम कर रहे हो, जिस भी टेक स्टैक में, जस्ट अप्लाई द फिल्टर, जिसके सबसे ज्यादा स्टार्स हैं, सबसे ज्यादा विजिबिलिटी है, उसको क्लोन करो। अब जब तुम फर्स्ट टाइम उसको क्लोन करोगे ना, तो तुमको क्लोनिंग में ही बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिल्ड्स फटेंगे, लाइक कुछ पैकेजेस की मिसिंग होगी, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं होगा, लोकल मशीन्स के लोकल कॉन्फ़िगरेशंस में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीज तुम सर्च करोगे, ये सारी चीज देखोगे, स्टैक ओवरफ्लो पे सीखोगे एंड उसके बाद अब उस प्रोजेक्ट को लोकली रन करोगे। कुछ प्रोजेक्ट्स में तुमको वर्चुअल मशीन्स की नीड पड़ेगी, काइंड ऑफ डॉकर की नीड पड़ेगी, रेडिस इमेज की नीड पड़ेगी, लिनक्स की नीड पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपने लोकल्स पे रन तब कर पाओगे जब आपको पता होगा कि एग्जिस्टिंग कोड बेस पे काम कैसे किया जाता है। एवरी गुड प्रोजेक्ट, एवरी, मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे ने कुछ भी बना के डाल दिया और उसको क्लोन करो, नहीं। एक अच्छा प्रोजेक्ट, जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं ना, उस हर प्रोजेक्ट की एक रेडमी फाइल होती है, readme.md करके फाइल होती है। यस अखिल। आप कुछ सर्च करके बता पाओगे लाइक गिटहब में कौन से प्रोजेक्ट्स को हम सर्च करें, लाइक कैन यू हाँ मैं गिव मी अभी बता, द। अभी बता देता हूँ, मैं अभी बता ओके, दूंगा। ठीक है। सो बेसिकली हर एक अच्छे प्रोजेक्ट की एक रेडमी फाइल होती है। उस रेडमी फाइल के अंदर क्लियर लिखा होता है, क्लियर स्टेटमेंट होता है कि लाइक हमें किस तरीके से क्लोन करने हैं प्रोजेक्ट्स को, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को हमें अपने लोकल सिस्टम पर चलाना है, क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं हमारी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, लोकल डिपेंडेंसीज क्या क्या है, कितने आपके सिस्टम के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कॉन्फ़िगरेशन काम करेंगे उस पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज पे, समझ रहे हो? तो वो डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट में किस तरीके से इंक्लूड होगी, वो सारी की सारी चीजें रीडमी के अंदर होती है और ये बहुत जरूरी है आपको पढ़ना। तभी आप एक अच्छे कोड बेस को समझ पाओगे, एक अच्छे इंजीनियर बन पाओगे। और ये से एक अगर आपको एक अच्छा कोड बेस पढ़ना आता है, बड़े से बड़े कोड बेस की अंडरस्टैंडिंग है, यू नो द रिवर्स इंजीनियरिंग, यू नो द हाउ टू अंडरस्टैंड द कोड बेसिस, हाउ टू सेट अप बिग कोड बेसिस ऑन द लोकली, हाउ टू रन सिस्टम वर्चुअली, तो आप एक टीम के लिए एसेट हो, किसी भी कंपनी के लिए आप एक एसेट हो। कंपनी कभी भी आपको निकालने से पहले और यू कैन से फायर करने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि यू हैव रियली दो स्किल्स जो बहुत कम लोगों के पास होता है। कोड बेस पढ़ना इज नॉट काइंड ऑफ इजी थिंग, बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। सो इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स में आपको लेके अपने आप को इम्प्रूव करना है एंड जस्ट बिल्ड योर हैबिट काइंड ऑफ की इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन अ फ्रेश प्रोजेक्ट, जस्ट टेक फ्रॉम रेपोजिटरी गिटहब एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन। मैं तुम लोगों को कुछ बता देता हूँ कि लाइक आप किस तरीके से गिटहब पे जाके सर्च करोगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। फॉर एग्जांपल
मंस्टेक की बात करते हैं, राइट? मंस्टेक की इतनी हाइप है, तो स्क्रीन दिख रही ना मेरी गूगल की? हाँ दिख रही है। ओके ओके। सो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा मन स्टैक प्रोजेक्ट गिटहब। अब देखो, ये देखो, यहाँ पे मैंने मन स्टैक प्रोजेक्ट के नाम से सर्च किया। अब हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए। अब यहाँ पर देखो, सॉर्ट कर दो, मोस्ट स्टार मोस्ट फॉक फ्यू फॉक, इस तरीके से। तो मुझे मोस्ट स्टार का चाहिए, लाइक मोस्ट स्टार का, जिसमें बहुत ज्यादा स्टार का मतलब लाइक काफी लोगों ने उस पर काम किया है। लैंग्वेजेस, और यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाएगी, जावा स्क्रिप्ट, CSS, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उस पर्टिकुलर स्टैक में जितनी भी चीजें यूज हुई होगी। अब फॉर एग्जांपल इसमें मेरे को दिख रहा है लाइक 200 प्लस स्टार्स हैं मन ई कॉमर्स स्टोर। तो मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, दिस इज द थिंग। अब इसने एक UI यहाँ पे डाल रखा है कि लाइक ये इस तरीके से कुछ हमारा प्रोजेक्ट है, इस तरीके से कुछ चीजें हमारी दिखेंगी। तो ये भी बेसिकली इस प्रोजेक्ट का वो है, लाइक UI है। अब इसके अंदर इसने रीडमी उतनी अच्छे से ऐड नहीं करी है। अगर आप दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करो कोई, तो आपको दिखेगा अगेन दिस इज ऐप अगेन। तो इसमें आप जाओगे ना, चलो इसने रेडमी नहीं करी, बट विदाउट रेडमी भी आपको आना चाहिए। जो एवरी प्रोजेक्ट हैव अ पैकेट डॉट जेसन फाइल, दिस इज नॉन अ डिपेंडेंसी फाइल। अब यहाँ पर देखो, ये है डिपेंडेंसी। इस डिपेंडेंसी में इसने क्या यूज किया है? मोंगोज यूज किया है। इट मीन्स बैकएंड है तो आपको मोंगो चाहिए। एक्सप्रेस है, राइट? तो आपको एक्सप्रेस भी सिस्टम पे चाहिए होगा। बॉडी पास इज नॉट काइंड ऑफ थिंग, ये तो बाय डिफॉल्ट JS के अंदर आता है। बिल्ड में इसने क्या क्या यूज किया है? बिल्ड के अंदर नोड मोन यूज किया है। इट मीन्स आपको सर्वर साइड भी चाहिए, इट्स नॉट अ फ्रंट एंड, बैक एंड भी चाहिए आपको। मॉड्यूल्स के अंदर बेसिकली इसमें इंडेक्स डॉट जेएस मेन फाइल, यानी कि आपकी एंट्री फाइल जो होगी वो इंडेक्स डॉट जेएस होगी, जो इसने बना रखा होगा। ये देखो, मैंने बोला ना बैकएंड भी होगा। दिस इज आवर बैकएंड। क्यों? क्योंकि नोडमोन यूज किया, इट मीन बैकएंड भी साथ में ही है। इसके अंदर आप जाओगे, SRC के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे मेन डॉट JSX, दिस इज दी आर एंट्री फाइल। सो इसको अपने सिस्टम पे क्लोन करना है आपको। क्लोन करने, जस्ट क्लोनिंग द थिंग फ्रॉम हियर, just copy the link and just paste on your VS Code. After that, read the readme file and just Munstack का project has just install the dependency using the npm install and run on your local system. Backend की dependency कैसे set होगी? Again we have some index.js files. यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी कि what is the requirement. तो बेसिकली आपको आपके DB से कनेक्शन करना पड़ेगा। मोंगोज बेसिकली यूज किया है। उसके साथ में दिस इज ऑल अबाउट दी API पॉइंट। 3000 पोर्ट पे रन करोगे अपने आप उसको अपने बैकएंड को। सो दिस इज द वेरी सिमिलर काइंड ऑफ दी जावास्क्रिप्ट। जो जावास्क्रिप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जावास्क्रिप्ट लिखते हो ना, सिमिलर काइंड ऑफ में यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द राउट्स। अब ये हम अभी समझेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग में हमें सारी चीजें देखेंगे। राउट्स के अंदर जस्ट थॉरली विजिट की क्या क्या उसने यूज किया है, किस राउट्स पे क्या पास हो रहा है, कौन से मिडिलवेयर्स कब कॉल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी इन रेडमी डॉट फाइल। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी इन डिटेल्स लिखा रहता है। जैसे मैंने VLC की बात की, तो VLC पे जब आप जाओगे ना, ये देखो, पूरी इन डेप्थ आपको प्रॉपर एक फाइलिंग मिलती है VLC की। पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, पूरा प्रॉपर मैक में चलाओगे, विंडो में चलाओगे, किसका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हर एक प्रॉपर। दिस इज द VLC फाइल मतलब कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी। हाँ, यस 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 एयरबीएनबी भी ओपन सोर्स ही है ना? यस। मैं भी सर हटा लिया, एक बार देखता हूँ कुछ रीजू। नहीं नहीं, अभी रखा है इन्होंने। नहीं, दिस इज द गिटहब रेपो, नॉट, उन्होंने अपनी वो ओरिजिनल जो गिटहब फाइल थी वो शायद हटा ली है, अभी हटा लिया है। अच्छा ठीक है, लेकिन इट वाज एन ओपन सोर्स नो? यस। सो इस तरीके से बहुत से प्रोजेक्ट हैं। अब जैसे सिर्फ मॉन्स्टेक की ना बात के, जावा की भी बात करते हैं। जावा प्रोजेक्ट गिटहब, जस्ट गो ऑन दी टॉपिक्स अगेन। यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे जावा के, बहुत सारे। सो वी जस्ट थॉरली लाइक स्टार्ट विथ वेरी इजी। अगर हम एज अ बिगिनर हैं तो नो नीड टू लाइक द मोस्ट
स्टार, जस्ट फ्यू स्टार, स्टार विद अ फ्यू स्टार। अब जैसे ये है, कोई सा भी पकड़ लो जो बहुत बेसिक हो, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, बस सिंपल, फ्रंट एंड बैक एंड। ओपन दी फ्रंट एंड, ये देखो वीट का यूज करके बेसिकली लाइक यहाँ उसने वो यूज किया, रिएक्ट प्लस वीट यूज किया फॉर द फ्रंट एंड। बैक एंड में फिर जावा यूज किया होगा। यस, बैक एंड जावा पे लिखा है, फ्रंट एंड रिएक्ट है। तो इस तरीके से बेसिक छोटे छोटे प्रोजेक्ट को अपने लोकल सिस्टम पे फॉक करो, सॉरी क्लोन करो। क्लोन करने के बाद में जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कोड बेस, क्या लिखा है, क्यों लिखा है। इट्स बेसिकली एम्प्लॉय सिस्टम यूज द कोड ऑपरेशन जनरली, अपडेट डिलीट, अपडेट करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, रीड करना है, दिस काइंड ऑफ द बेसिक कोड ऑपरेशन ऑन आरडीबी। आरडीबीएमएस जितने भी हमारे रिलेशनल डेटाबेस होते हैं उस पे हमारा कोड ऑपरेशन चलता है। तो बेसिकली कोड ऑपरेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है, बट दिस इज गुड फॉर द बिगिनर कि एग्जिस्टिंग कोड बेस है, इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद समझो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, जस्ट रन योर लोकल, सेटअप ऑन योर लोकल। तब तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा आप एग्जिस्टिंग पे भी काम कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कोड बेस पे भी काम कर सकते हो। अगर डायरेक्ट बड़े प्रोजेक्ट पे जाओगे जैसे कि नेक्स्ट जेएस हो गया, दिस इज द और मेन रेपोजिटरी ऑफ नेक्स्ट जेएस। ये देखो, तो इस पे आप कभी भी नहीं डायरेक्ट कभी भी नहीं काम कर सकते। क्यों? क्योंकि थाउजेंड लाइंस ऑफ कोड है और इतनी सारी डायरेक्टरी, इतनी सारी सारी हिरारकी। इसमें तो देखो सीआईसीडी भी यूज किया है इसने, देखो डॉकर फाइल है, इट मीन्स इसने सीआईसीडी पाइपलाइन भी प्रॉपर यूज करी है। इसका मतलब ये है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट उनके लिए हैं जो काफी एक लेजेंडरी पोजीशन पे हैं, जिनको हर चीजें बहुत अच्छे से आती है। तो डायरेक्टली आप इनकी इस तरीके के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और यू कैन से जस्ट क्लोन लोकल सिस्टम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। लॉट ऑफ टन्स ऑफ चीजें तुमको इसके अंदर मिलेगी, टन्स। आप देखो यहाँ पे एक फाइल है ना, एरर्स, ये देखो, दिस इज ऑल अबाउट दी फिक्सेस कि हमें क्या क्या फिक्सेस चाहिए। ये देखो हर प्रोजेक्ट, दिस इज नोन एज स्प्रिंट, इसको स्प्रिंट बोलते हैं। इन्होंने एक अलग से एरर्स करके मॉड्यूल बना दिया है जिसके अंदर हमारे सारे बग्स हैं कि इस पर्टिकुलर बग में क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देखते हैं क्या है, AMP build the JSX to the props। ओके, इसका मतलब ये है कि लाइक यूजिंग दिस JSX, जब आप JSX लिखते हो तो प्रॉप्स के अंदर डायनेमिकली पास जब करते हैं प्रॉप्स, तो वी हैव occur some error in our local console। लोकल कंसोल के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, मे बी इट्स नॉट सपोर्टेड विथ अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और यू कैन से JSX के सिंटैक्स से जावास्क्रिप्ट मैच ना कर पाओ, ये प्रॉब्लम है। ये डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल। अब इसको जो व्यक्ति फिक्स करेगा, बेसिकली आफ्टर फिक्सिंग दिस बग, क्रिएट अ PR। अगर नेक्स्ट चेस को लगा कि या दिस इज द एक्यूरेट सोल्यूशन ऑफ दिस इशू, देन डेफिनेटली आपको नेक्स्ट जेस रीच आउट करेगी और बहुत अच्छा पे करती है, बहुत अच्छा। बहुत बट अच्छा ये माने लाइक हाउ मच मिनिमम? इजिली लाइक $7,000 to $8,000 इजिली पे करती है। ओ यस, तो बहुत अच्छे लेवल पे करती है। बट दीज, अब देखो ये एरर जो है वो लास्ट ईयर जनरेट हुआ था बट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। इट मीन्स दिस एरर इज नॉट काइंड ऑफ अ वेरी मिनिमल स्टिक चेंजेस, और यू कैन से मिनिमल एरर कि कोई भी आके फिक्स कर दे, नहीं। काफी एक अच्छे लेवल की आपको स्किल पता होनी चाहिए, एक अच्छे लेवल पे आपको डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डीप डाइविंग होना चाहिए, देन आप चीजों को फिक्स कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर है, जितनी भी अच्छी रेपोजिटरी देखोगे ना गिटहब पे, तो आपको प्रॉपर ऐसा ही डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। पर ये आप तब कर पाओगे जब बेसिकली आप एक छोटे से छोटे प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करोगे करना, एक छोटे डॉक्यूमेंटेशन के साथ स्टार्ट करोगे करना, तब आप यहाँ तक पहुंचोगे। वरना कभी भी आपने एग्जिस्टिंग कोड बेस पे काम नहीं किया है एंड जस्ट स्टार्ट डायरेक्टली ऑन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, तो भाई तुम्हें समझ में नहीं आएगा और आप विद इन 10 मिनट ड्रॉप करोगे कि ये मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि आपको समझ भी नहीं आ रहा है, जो बहुत ईजी है। इन्होंने देखो कार्गो भी यूज किया है। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ यूज कोड बेसिस आर नोन एज दी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, जहां आप जाके इजीली कर सकते हो पार्टिसिपेट, बट नॉट इजीली। इफ you have a very good hand on grip in the code base, you know the how to read, understand the code base, how to set up the
कोड बेस तभी हो पाएगा, इंस्टेड ऑफ अगर स्क्रैच से चीजें बिल्ड कर रहे हो, एग्जिस्टिंग कोड बेस को पढ़ने की आती है तो प्रॉब्लम आएगी। इस आप देखोगे लाइक आप ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो अपने कॉलेजेस में क्लोन बनाते हैं, यूट्यूब के प्रोजेक्ट बनाते हैं, बट वेन एवर स्टार्ट वर्किंग इन दी विथ ऑर्गेनाइजेशन तो उनका खुद का एग्जिस्टिंग कोड बेस लगता है, 2 महीना 3 महीना उनको समझने में लगता है। दैट्स वाई द रीजन स्टार्टअप्स इन रिमोट आर नॉट अवॉइडिंग दी फ्रेशर्स, क्योंकि उनका जो लर्निंग एंड वर्किंग एटीट्यूड है वो काइंड ऑफ एक स्टूडेंट वाला होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कंपनी के अंदर 1 महीने 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। रीजन फॉर अंडरस्टैंडिंग दी कोड बेस, अंडरस्टैंडिंग दी वर्क कल्चर, टेक स्टैक, इसी को ट्रेन करने के लिए वो लोग आपको 2-3 महीना देते हैं कि आपको एक बार चीजें समझ में आ जाए, पढ़ना आ जाए। समझे? गॉट इट। हाँ भैया। दिस इज द मीनिंग ऑफ कोड बेस, कि आपको कोड बेस की समझ होनी चाहिए। समझ में आई ये बात? बट ऑन एन एवरेज अगर सोचो, अब अगर हम ओपन सोर्स मतलब छोटी रिपोजिटरी को क्लोन करके समझना है, मतलब बाय द टाइम वी हम्म। गेट टू द हैंग ऑफ इट, मतलब वो हैंग आने पे एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर तो लगेगा ही लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल इजीली लगेगा। इट्स टेक अ टाइम। मुझे 2 साल हो गए बट स्टिल आई एम स्टकिंग इन दी टास्क, स्टकिंग इन दी प्रॉब्लम्स। ये ओके, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सो बेसिकली ये इश्यू तब आता है लाइक जब आप एक नॉर्मल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, नॉर्मल अपने लाइक फ्रेश फ्रेश काम करते समझ गया। हो। सो बेसिकली अगर फ्रेश काम करोगे सो तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ नहीं पाओगे। कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने के लिए यू जस्ट पुश योर लिमिट्स, और यू कैन से जस्ट क्रॉस योर सरकमस्टांसेस। जो आपका एक आपका बबल है, जो एक लर्निंग बबल है, जो आपका एक कंफर्ट जोन है, उससे आपको बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आप इंडेक्स डॉट JSX और TSX और यू कैन से डॉट HTML फाइल बना के ये बोल रहे हो कि आपको डेवलपमेंट आ गई, तो ये आपकी एक गलत फहमी है। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम नॉट सजेस्टिंग कि पीपल अपने नाम के आगे लिखते हैं ना रिएक्ट डेवलपर, हम्म। मॉन्स्टेक डेवलपर, जावा डेवलपर, कभी भी मत लिखो इट। इफ यू आर यूजिंग, आई एम SD, मैं SDEU विथ टेक लीड, बट आई नेवर यूज द डेवलपर वर्ड। व्हाई? डेवलपर वर्ड इट मीन्स काइंड ऑफ एक यूज ऑथेंटिसिटी, एक मतलब डेव वर्ड यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम ये परमिट दे रहे हो कि भाई मुझे सब कुछ आता है, कुछ भी ओके, उठा ले। 15 साल प्लस एक्सपीरियंस वाला बंदा भी अगर समझदार है तो अपने नाम के आगे डेब यूज नहीं करता है, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि डेब इज काइंड ऑफ ओशियन। ओके। सो दैट्स वाई कभी भी, अगर ये एक मेरा प्लस बोनस पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को कि नेवर यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड, डेवलपर वर्ड। जस्ट यूज द टेक स्टैक। अगर मन आता है तो मन यूज करो, जावा, पाइथन, बट नॉट यूज लाइक द मॉन स्टैक डेवलपर। ओके, क्या भाई ऐसा बिल्ड कर दिया तुमने कि तुम डेवलपर बन गए? मतलब फुल स्टैक डेवलपर भी नहीं कह सकते इन दैट केस, फुल स्टैक बस फुल स्टैक। डेवलपर मतलब फुल स्टैक तुम हो, यस यू आर द फुल स्टैक डेवलपर, बट आफ्टर इफ यू आर बिल्डिंग द लॉट ऑफ थिंग्स, इफ यू हैव अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, देन यू यूज। आप देखो ना, आप फ्रेशर्स के रिज्यूमे देखो, आप फ्रेशर्स का लिंक्डइन देखो, उनकी प्रोफाइल में लिखा रहता है पाइथन डेवलपर, जावा डेवलपर, राइट। मॉन्स्टेक डेवलपर। क्या ऐसा आपने बिल्ड किया कि आप डेवलपर बन गए? और 99% रिज्यूमे यही से रिजेक्ट हो जाते हैं। करेंगे बात ओके। इसकी भी कि रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है। Now, the ओके। most important thing, reverse engineering. What is the meaning of reverse engineering? ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स इंजीनियरिंग अगर आपको आ गई तो लाइक आप एक नेक्स्ट लेवल के कोडर बन जाते हो। इसको एक हम प्रोजेक्ट से समझते हैं, एक एक एग्जांपल से। अभी तक कोई डाउट? नो प्रिंस। सबको आ रहा है ना समझ में? ऐसा तो नहीं कि बाउंसर जा रहा है। नहीं नहीं आ रहा है सही। एक एक डाउट था भैया, हम्म। इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है क्या? हम्म 18 ईयर प्लस परमिशन हो तो लेने कोई भी कर पड़ेगी? सकता है। ना ना भाई, ओपन देखो, मैं आई गेस अभी इससे पहले मेरा एक सेशन था, मैंने वहां भी बोला था कि टेक कल्चर में नो डाउट बहुत सी चीजें क्रिंज हैं, बहुत सी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत से ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिक्स है, नो डाउट बहुत सी वर्क वर्क कल्चर बहुत गंदा है। बट टेक की एक बहुत अच्छी ब्यूटी है,
वो ये है कि अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं देन नो वन कैन आस्क अबाउट योर ग्रेजुएशन एंड क्वालिफिकेशन। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बट इसके साथ बहुत सी चीजें गलत भी हैं। तो एवरी कॉइन हैव अ टू फेस, सबको पता है। सो स्टार्ट करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, वरना ऐसे बताऊंगा तो ऊपर से जाएगा। ओके एक फोल्डर स्ट्रक्चर मान लेता हूं मैं। यहाँ पे है मेरा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के अंदर है पेज डॉट टीएसएक्स। इसके अंदर है कॉमन। कॉमन के अंदर है हेडर, फुटर, ठीक है। एंड देन अगेन आई हैव एपीआई डॉट टीएसएक्स एंड इस एपीआई के अंदर कंट्रोलर डॉट टीएस। दिस इज द फ्रंट एंड एंड अगेन एक बैक एंड। बैक एंड कंट्रोलर यूजर प्रोफाइल एंड यूजर डॉट जेएस। इसके अंदर यूजर प्रोफाइल एंड दिस प्रोफाइल के अंदर है हमारा एपीआई। इस एपीआई के अंदर कॉल है मेरा एपीआई डॉट टीएस स्लैश कंट्रोलर डॉट टीएस। दिस इज द फ्रंट एंड, दिस इज द बैक एंड। ये बेसिकली हमारा कोड बेस है, समझ गए। अब समझो एक हमारे पास यूआई, दिस इज आवर स्क्रीन। इसमें क्या हो रहा है कि एक मेरा प्रोजेक्ट है, ये फ्रंट एंड बैक एंड का एक मेरा प्रोजेक्ट है। अब हो ये रहा है कि आई हैव अ जस्ट यूआई, दिस इज द माय यूआई एंड दिस इज द यूजर आइकन। ये मेरा यूजर आइकन है, दिस इज द माय यूजर आइकन। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द यूजर आइकन देन मेरे सामने एक प्रोफाइल ओपन होगी, वो होगी यूजर की। समझे, दिस इज द यूजर प्रोफाइल। समझ में आया इतना? ये थोड़ा डबल बताना। कुछ नहीं, ये जस्ट कोड बेस है हमारा। फ्रंट एंड का हिरार्की, ये बैक एंड का हिरार्की, ये हमारा यूआई है। फ्रंट एंड देख जो तुमको तुम्हारी स्क्रीन पे दिखता है एंड दिस इज द यूजर आइकन। एंड वेन एवर आई क्लिक ऑन द यूजर आइकन तो मेरे सामने उस यूजर की प्रोफाइल ओपन हो रही है। समझ में आया? ओके नाउ प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सुनो, प्रॉब्लम ये है इसके अंदर, इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर प्रॉब्लम ये है कि whenever I click on the user profile, तो यूजर प्रोफाइल पे जैसे ही मैं यूजर बटन पे, ये मेरा बटन है फॉर एग्जांपल, इस बटन पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पूरा का पूरा फ्रंट एंड क्रैश हो रहा है। एंड क्रैश होने के बाद में 404 और यू कैन से 202 का काइंड ऑफ एरर आ रहा है, मतलब फट रहा है, कोड मेरा फट रहा है। समझ में आया? हाँ अब ये प्रॉब्लम आपके पास आई। पूरा प्लेटफॉर्म लाइक अगर आप रिफ्रेश कर रहे हो तो विदाउट क्लिकिंग ऑन द यूजर प्रोफाइल सब अच्छा चल रहा है, पूरा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। बट वेन एवर यू हिट ऑन द यूजर बटन तो आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब आपके पास है टास्क आया, तो आप क्या करोगे? देखो आपने क्या सोचा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड में प्रॉब्लम आ रही है यूजर वाले कोड में, यानी कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो इधर है। समझे? ओके ठीक है, अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने सोचा कि अच्छा यूजर के अंदर बटन कहाँ है वो देखो। तो हम गए यूजर के अंदर गए, हमने यूजर के अंदर देखा अच्छा प्रोफाइल है। प्रोफाइल के अंदर हमारे पास में ऐप डॉट टीएसएक्स करके, यानी कि बटन यहाँ पर है। ठीक है, हमें हाँ बटन मिल गया, ये बटन यहाँ पर है। अब हमने क्या देखा कि अच्छा इस बटन अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ कॉल हो रहा है, राइट? कुछ ना कुछ तो बैकएंड पे कॉल हो रहा होगा, राइट? तो हमने देखा कि अच्छा इस बटन पे क्या क्लिक हो रहा है, एपीआई कॉल हो रही है, एपीआई डॉट टीएसएक्स। एपीआई डॉट टीएसएक्स किसका रेफरेंस है? इसका रेफरेंस है। समझे? अच्छा इस हाँ एपीआई टीएसएक्स के अंदर क्या है? कंट्रोलर डॉट टीएस कॉल हो रहा है। कंट्रोलर डॉट टीएसएक्स किसका, टीएस किसका रेफरेंस है? इस वाली फाइल का रेफरेंस है। यानी
यानी कहना मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाली जो फाइल है, दिस फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू दी कॉल। समझे? ये हाँ वाली फाइल जो है, इस कंट्रोलर के अंदर वो मेथड लिखा हुआ है जो इस बटन पे क्लिक करने पे हमें ये यूजर फाइल दिखा रहा है। समझ में आया? हाँ इतना हम समझे, यानी कि हमने ये समझ लिया कि अच्छा प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इस बटन पे क्लिक करने पे आ रही है। बटन हमारा यहाँ पर है। अच्छा, तो इस बटन पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, राइट? हाँ तो वो एक्शन कहाँ से आ रहा है? वो एक्शन आ रहा है app.ts से। app.ts किसका रेफरेंस है? इस एपीआई का। एपीआई के अंदर किसका क्या कोड चल रहा है? एक कंट्रोलर चल रहा है। वो कंट्रोलर किसका है? इसका है। अब इस कंट्रोलर को अंदर मान लो कि एक एंड पॉइंट लिखा है। एंड पॉइंट काइंड ऑफ एक एपीआई लिखी है। एपीआई क्या लिखी है? src स्लैश बैकएंड स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूजर स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूजर डॉट जेएस। ये कंट्रोलर लिखा, ये एंड पॉइंट, ये एपीआई लिखी हुई है, एक एंड पॉइंट लिखा हुआ है। अब हमें ये एंड पॉइंट कहाँ मिला? इस कंट्रोलर डॉट जेएस के अंदर, ठीक है? हाँ अब हमें ये समझ में आया कि अच्छा मतलब इस बटन पे क्लिक करने पे एक एपीआई कॉल हो रही है। उस एपीआई के अंदर एक हमारे पास में एक कंस्ट्रक्टर है, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक एंड पॉइंट कॉल हो रहा है जो बैक एंड का रेफरेंस है। अब हमें क्या करना है? अच्छा, हमने फ्रंट एंड तो डिकोड कर दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है? इस पर्टिकुलर पाथ पर कुछ रखा हुआ है बैक एंड पे जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फेचिंग दिस डेटा। समझे? हाँ तो अब हमारा काम क्या है? इसको बैक एंड पे ढूंढना, राइट? हाँ तो हमने क्या किया? अच्छा, एसआरसी, दिस इज यार एसआरसी। एसआरसी के अंदर क्या है? बैक एंड है, ये रहा बैक एंड। बैक एंड के अंदर क्या है? कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर क्या है? यूजर है, ये रहा यूजर। यूजर के बाद क्या है? प्रोफाइल, ये रहा प्रोफाइल। प्रोफाइल के बाद क्या है? यूजर डॉट जीएस, ये रहा यूजर डॉट जीएस। यानी कि इनडायरेक्टली इस कंट्रोलर को पॉइंट कर रहा है ये यूजर डॉट जीएस फाइल, और दिस यूजर डॉट जीएस फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द रिस्पॉन्स ऑफ दिस यूजर प्रोफाइल। समझे? हाँ राइट। हमने हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें ये समझ में आ गया कि अच्छा ये बीमारी, ये फाइल है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारा कोड फट रहा है। अब हमने क्या करा? यूजर डॉट जेएस को हमने ओपन किया, एंड यूजर डॉट जेएस को जब हमने डीबग किया तो हमें क्या पता चला कि रिस्पॉन्स टाइम 3 सेकेंड से ज्यादा है। यानी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं इस कंट्रोलर पे हिट कर रहा हूँ, इस बटन पे हिट कर रहा हूँ, इस बटन पे हिट करने के बाद में कंट्रोलर कॉल हो रहा है, और इस कंट्रोलर पे जैसे ही कॉल आ रही है, ये कंट्रोलर इस फाइल को कॉल कर रहा है, और ये फाइल इसको डेटा भेज रहा है 3 सेकेंड के बाद, जिसके वजह से फ्रंट एंड स्टक हो रहा है, फ्रंट एंड फट रहा है, क्योंकि 3 सेकेंड तक हमारी वेबसाइट जो है वो एकदम स्टक हो रही है, और ये बहुत बड़ा ड्रॉप है 3 सेकेंड का। तो ये हमें समझ में आया। देन हमने क्या किया? अच्छा प्रॉब्लम टाइम का है, ऑप्टिमाइजेशन का है, तो कैसे फिक्स होगा? एक अच्छा डेवलपर जो रहता है उसके दिमाग में सीधा आता है रेडिस, और यू कैन से कैशिंग। तो अब हमने क्या किया? अब हमने ये किया कि हमें वो पर्टिकुलर कोड मिल गया, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट मिल गया, जिसपे हमें ये पता चल जाएगा, जिससे हमको ये चीजें पता चलेगी कि लाइक व्हाट इज दी, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अगेन शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओबीएस हीट हो गया क्या? अच्छा हाँ, यस। ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ विजिबल है। ओके, सो यस, अगर कोई अच्छा लाइक एक अच्छा जिसके पास में लाइक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ है डेवलपर के पास में, तो वो इजीली समझ जाएगा कि लाइक द मेन प्रॉब्लम इज कैशिंग। यहाँ पर कैशिंग नहीं लगी है, दैट्स वाई ये यूजर का प्रोफाइल
इतना टाइम ले रहा है फॉर दी सेंडिंग द रिस्पॉन्स। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट यूजर का डेटा जो है वो पास ना करके, वी आर जस्ट यूजिंग द रेडिस। रेडिस इज नथिंग, इज काइंड ऑफ क्लाउड स्टोरेज जो बेसिकली डायरेक्ट डीबी से कनेक्ट नहीं करता है। तो हमने क्या करा कि जैसे ही कोई रिस्पॉन्स आया तो हमने क्या चेक किया कि क्या इस यूजर का डेटा इस रेडिस पे पड़ा है, इस क्लाउड पे पड़ा है। यस, अगर पड़ा है तो हमने यहीं से रिटर्न कर दिया, यानी हमने इसको डीबी पे भेजा ही, हमने इसको डीबी पे भेजा ही नहीं, तो हमारा ये टाइम बच गया। बट अगर इस यूजर का डेटा यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ है तो हमने इसको क्या बोला, भाई डीबी पे जा, डेटा लेके आ और इस डेटा को यहाँ स्टोर कर, फिर इसको भेज, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें डीबी जाना नहीं जाना पड़े, हम इसी कैशिंग के थ्रू रिटर्न कर दे डेटा। तो ये रेडिस हमने इम्प्लीमेंट कर दिया हमारे कोड के अंदर बैकएंड पे बेसिकली, और इसको इंटीग्रेट कर दिया डीबी के साथ में, जिससे हुआ ये रिस्पॉन्स टाइम हमारा 80% तक ड्रॉप हो गया, यानी आप 3 सेकेंड से आप मोस्टली 400 मिली सेकेंड पे आ गए। एंड उसके बाद में आपने ये चेंजेस फिक्स किए एंड अगेन यू रन इट, यू जस्ट सेंड दी रिस्पॉन्स, तो आपको पता चला अच्छा हाँ 400 मिली सेकेंड लग रहा है, इट्स गुड नॉट बैड। एंड अब ये आपका यूजर प्रोफाइल प्रॉपरली काम कर रहा है। वेन एवर यू क्लिक ऑन दैट तो आपको वो सारे रिस्पॉन्स, वो सारी यूजर की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। दिस इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग। समझे? हाँ अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने तुमको 10 मिनट में बताया, लेकिन ये सीखने में मुझे 1.5 साल लगे। इट्स टेक अ टाइम, इट्स टेक अ सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये एक्सपीरियंस के साथ आती है जब आप कोड बेस में रिवर्स करते हो ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो। और आपने यहाँ पर एक चीज देखी, हमने चीजों को बॉटम अप्रोच रखा। कभी भी रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर टॉप अप्रोच फॉलो नहीं होती है, बॉटम अप अप्रोच फॉलो होती है, टॉप अप अप्रोच नहीं फॉलो होती है। यानी हम नीचे से ऊपर जाते, ऊपर से नीचे नहीं आते। अभी देखो, अभी क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, सिंपली कि एक बटन पे हमने क्लिक किया, फिर उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम फेस हुई, तो हमने ऐसा नहीं किया अच्छा पूरा फ्रंट एंड पढ़ेंगे फिर उसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हमने क्या किया कि जस्ट पिक अप द पर्टिकुलर कंपोनेंट जो हमारा कोड का है और कोड के कंपोनेंट को हमने पकड़ा बेसिकली, जो हमारा बटन लाइक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, दैट इज दिस कंट्रोलर। इस कंट्रोलर को हमने कहाँ देखा, ये कंट्रोलर हमारे यूजर के अंदर प्रोफाइल के अंदर से, यूजर के अंदर प्रोफाइल के अंदर वो पर्टिकुलर कंट्रोलर पास हो रहा है। एंड दिस कंट्रोलर इज हिट द यूजर डॉट जेएस फॉर सेंडिंग और रिसीविंग द रिस्पॉन्स। तो हमने पूरा का पूरा प्रोसेस यानी जो डीबगिंग किया वो नीचे से ऊपर की तरफ किया, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं किया। समझे? हाँ भाई। दिस इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग। कल के दिन जब आप कंपनी में जाओगे या जो व्यक्ति कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है तो वो यही करते हैं। जितने भी इंटर्न्स हैं और यू कैन से जितने भी फ्रेशर्स हैं, जब वो किसी टास्क में फंसते हैं और यू कैन से किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, देन ही स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज लाइक द टॉप अप अप्रोच, कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। टॉप अप अप्रोच इज द डीएसए अप्रोच, बॉटम अप्रोच इज द डेव अप्रोच। तो वो फंस जाते हैं, सॉल्व नहीं होता, देन वो अपने टेक लीड और यू कैन से अपने सीनियर लोगों से पूछते हैं, दोनों बताते हैं भाई नीचे से जाओ, यानी कि स्टार्ट पिकिंग ए स्मॉल कंपोनेंट एंड रीच आउट द बिग कंपोनेंट। पर फ्रेशर क्या करते हैं, पिक आउट द बिग कंपोनेंट एंड रीच आउट द स्मॉल कंपोनेंट, जो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स तरीका है। छोटे से कंपोनेंट को पकड़ो एंड देन रीच आउट दैट पर्टिकुलर बिग कंपोनेंट। समझे? हाँ भाई। Now that Agi, like given the rise of AI, we can always ask AI to help us explain this, no? यस यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल, आप एआई से बोल सकते हो भाई कि दिस माय कोड इज नॉट ऑप्टिमाइज, Hmm. जस्ट फिक्स इट, यूजर रेडिस, आप ये प्रॉम्प्ट दे सकते हो। Hmm. पर जीपीटी को आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये पकड़ मेरा फ्रंट एंड, ये पकड़ मेरा बैक एंड, अब मेरे को कंट्रोलर का एंड पॉइंट निकाल के दे। हाँ हाँ, हम आइडेंटिफाई करके वो प्रॉम्प्ट डालना है कि वो यस, समझ के वो कोड लिख पाए, बट एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन विल बी आवर जॉब। एग्जैक्टली, ये तो आपको ही करना होगा, ये कोई एआई नहीं कर सकता क्योंकि इसकी इतनी समझ ही नहीं है।
राइट ये डीबगिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग आपको ही करनी होगी। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल आप इस फाइल तक पहुंच गए एंड यू डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट रेडिस। आपको पता चल गया कि रेडिस की प्रॉब्लम है, जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट की दिस इज माय कोड एंड आई वांट टू इंटीग्रेट रेडिस, वो अभी करके दे देगा 1 मिनट में राइट एंड जस्ट सो वो इमेजिन। बट इस फाइल तक पहुंचने के लिए आपको खुद का एक्सपीरियंस एंड स्किल्स यूज करना पड़ेगा। ये फाइल तक पहुंचोगे तभी तो कोड करोगे। राइट राइट समझ गया। मतलब एआई को क्या प्रॉम्प्ट देना है वो तो मतलब हमको पता रहना है ना। एग्जैक्टली और किस फाइल में लिखना है वो फाइल होगी तभी तो लिखोगे। राइट 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 तो मतलब लाइक इन अ वे अगर हम वो क्रिटिकल थिंकिंग या मतलब ये रिवर्स इंजीनियरिंग स्किल सीख गए ओपन सोर्स को हम एआई यूज करके एक्सेलरेट कर सकते हैं ना। बहुत लोग करते नहीं, कर रहे हैं डेफिनेट। मेरे काफी दोस्त जो है वो काफी फास्ट पेस पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्योंकि उनकी ये स्किल्स बहुत अच्छी है ओके और ये वक्त के साथ आता है। लाइक एक 3 साल 4 साल वाले इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस वाले बंदे को ठीक ठाक रिवर्स इंजीनियरिंग आती ओके है। समझ गया तो ये जो चीज मैंने एक छोटे से स्क्रीन में 10 मिनट बताया ना, ये मुझे खुद सीखने में 1.5 साल लग गए। समझ गया ठीक है। So it's a very kind of a critical skills, but yes, अगर ये चीजें आपको आती है, you know the reverse engineering, you know the server kind of stuff, you know the production, you know the how to understand and set up the big code bases, so believe me आप एक कंपनी के एसेट हो। वो आपको इजीली नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके ऊपर पूरे प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी है। ओके तो दिस इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग। यहाँ तक कोई डाउट नो नो किसी डाउट। को समझ में आया? आयुष समझ में आया? हाँ समझ आया। Now, time to discuss some open source project, कुछ open source contribution और you can say programs के बारे में हम बात करते हैं। जो आपके लाइक बेसिकली हर कंपनी ऑर्गेनाइज करती है अपने अपने पेस पे, अपने अपने लेवल पे। सो बेसिकली वी हैव आई जस्ट क्रिएट अ सम लिस्ट, 2-4 प्रोग्राम जो बहुत ही ज्यादा हाईली डिमांडेड इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन है। उसकी मैंने कुछ 4-5 लिंक्स डाली है, तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके। द फर्स्ट वन इज द ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बाय गूगल GSOC, जो वन ऑफ द हाईली पॉपुलर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है। सो बेसिकली इसका पेज कुछ ऐसा दिखता है। जब आप यहाँ पे जाओगे ना, तो नीचे जाओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा व्यू 2024 प्रोजेक्ट लिस्ट। अब यहाँ पर ऊपर जाओ, व्यू ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो, यहाँ पे सारी की सारी टाइप की ओपन सोर्स कंपनीज मिलती है। यू कैन से कंपनी कि कौन सी कंपनी इस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही है विथ हिज टेक स्टैक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, डेटा है, डेवलपमेंट टूल्स है। फॉर एग्जांपल कि हमें वेब पे करना है लाइक, तो हमने वेब का टैग लगाया। नाउ दीज आर दी सम कंपनी जो बेसिकली काम कर रही है। अपने इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनके लाइक GSOC पे रजिस्टर्ड है। अब जैसे जेंगो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम। अब इसका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर है। नाउ जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करते हो ना, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेक स्टैक एंड टॉपिक्स दोनों होता है। टेक स्टैक में क्या है? जेंगो पाइथन। अच्छा, मुझे तो बस जेंगो पाइथन में कंट्रीब्यूट करना है, तो दिस प्रोजेक्ट फॉर मी। नाउ अब नीचे आओगे ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको आपके उस कंट्रीब्यूटर का नाम कौन है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और उस प्रोजेक्ट का नाम कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए थे और क्या क्या करने। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला प्रोजेक्ट थोड़ा ठीक लग रहा है, एड एस्टिंग सपोर्ट टू द जेंगो डीबगर टूल बार। ये मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्या बोला कि व्यू प्रोजेक्ट। अब देखो इसके अंदर पूरी डिटेल होती है, पूरी डिटेल कि अच्छा मेंटर आपका जो होगा वो ये होगा, ऑर्गेनाइजेशन ये होगी, टैक्स टैग ये यूज किया है, टॉपिक ये है, एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। हमने ये पढ़ा, अब हमें ऐसा लग रहा है कि लाइक हमें थोड़ा कोड बेस देखना चाहिए, तो व्यू कोड। नाउ दिस इज द कोड। यहाँ पर जाओ आप, एंड यहाँ पर जाने के बाद में यू जस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो अमन पांडे है, मेंटर आपकी ये है। इनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो वाया मेल, वाया like the cold mailing, or you can say via GitHub।
कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रोजेक्ट करके। ऑर्गेनाइजेशन जेंगो है, दिस इज द रेपोजिटरी, दिस इज द रेपोजिटरी ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो जस्ट रीड आउट इंटायर द डॉक्यूमेंटेशन, देखो कितना प्रॉपरली इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है। छोटी सी छोटी चीजों को इन्होंने बहुत क्रिस्टल और क्लियर वे में बताया है। वर्जन सपोर्ट्स बताए हैं, क्या क्या कवर किया है वो बताया है। लोकल सेटअप्स कैसे करोगे, इसके अंदर readme डॉट फाइल होगी आपकी एक, वहां पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि RST के अंदर बाबर, यस, contributor डॉट कोड ऑफ कंडक्ट, जेंगो कोड कंडक्ट, यस। ये इट्स ऑल अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज जो आप काम करने जा रहे हो। हर एक कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्कोप होता है। तो कुछ आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या फॉलो नहीं करना है, वो सारी गाइडलाइन इसके अंदर होती है। एंड वेन एवर यू गो ऑन लाइक द मेन प्रोफाइल कोड बेस, तो ये बेसिकली जेंगो का सेटअप है। सो इन जेंगो वी जस्ट इंस्टॉल दी kind of the Python, just install Python, pip install Python and just pip install Django and just start run this local project on your system. इसके साथ इन्होंने एक वेबसाइट भी दी है for understanding the UI. This is Django toolbar. Here is the installation process कैसा होगा, यहाँ देखो। पैकेज कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे रन करोगे, प्री रिक्विजिट कैसे चेक करोगे, ऐप को कैसे इंस्टॉल करोगे, यूआरएल कैसे ऐड करोगे, मिडिलवेयर कैसे ऐड करोगे, A to Z पूरा इन डिटेल्स इन्होंने इस रेपोजिटरी के अंदर बताया है। तो अब इस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट का, फॉर एग्जांपल नहीं करना मेरे को पाइथन में नहीं करना, मेरे को फॉर एग्जांपल रिएक्ट में करना है, ठीक है, रिएक्ट जेएस पे करना है। सो आई हैव सम कंपनी, जैसे मान लो मेरे पास में ये कंपनीज आई। अब जैसे सीवेट पे मेरे को एक अच्छा लगा कि लाइक ये एक अच्छी कंपनी है, और एक ऐसे इसका टेक स्टैक लगा, लाइक अच्छा इन्होंने रिएक्ट यूज किया है, टाइपस्क्रिप्ट यूज किया है, तो मतलब मैं इसको देख सकता हूँ। अगेन ने देखा कि प्रोजेक्ट आइडिया, लाइक व्हाट इज द बिहाइंड द सीन ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क, क्या है इसका मतलब, इस टास्क का मतलब क्या है, वो देखा। व्यू आइडिया लिस्ट, यहाँ पे सारे वो इन्होंने कंट्रीब्यूशन डाल रखे हैं, इन्होंने पेज डाल रखा है। अब बेसिकली जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको बैक पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर दिस इज द रेपोजिटरी सीवेट का, या दिस इज द कोड। अगेन इन्होंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके दिया है। इनका तो रेपोजिटरी और भी अच्छा है। हियर यू कैन से इंस्टॉलेशन गाइड, देखो सीवेट को कैसे इंस्टॉल करोगे, किस तरीके से रन करोगे, एवरीथिंग इज मेंशन इन क्लियर क्रिस्टल वे कि आपको विंडो यूज कर रहे हो या फिर मैक यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, हर हर एक तरीके का इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन विथ योर सुटेबल इन्वायरमेंट दे रखा है। तो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट हियर। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसकी हर एक टेक स्टैक का यहाँ पर आपको मिलेगा, हर एक टेक स्टैक की आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को रस्ट पे करना है पार्टिसिपेट, यस यस अखिल। हाँ, माय क्वेश्चन इज, ये जो भी आइडियाज वगैरह है, ये हम देना पड़ता है ये, या वो कंपनी नहीं नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन? कंपनी का है ना ये, और आइडियाज मतलब इशू, कंपनी ने ऑलरेडी इशू डाल रखा है, राइट। अब इशू हमें फिक्स मतलब करना लाइक दिक्कत, लाइक फिक्स है, बग्स टाइप? यस हाँ, बग्स भैया, एग्जैक्टली बग्स। अब ओके, जैसे मुझे रस्ट पे काम करना है, मुझे रस्ट आता है, ओके, तो आई जस्ट यूज द रस्ट एंड आई हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल पोस्टग्रेसएसक्यूएल, ओके। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। हम्म, इन्होंने देखो अपने पोस्टग्रेस के अंदर इन्होंने यहाँ पर लाइक मेंशन नहीं किया, इट्स मिसिंग द थिंग, यस गो यूज किया, यस गो इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रस्ट, यस। ओके। तो इन्होंने यहाँ पे देखो क्लियर मेंशन किया है, पोस्टग्रेस इज अ पावरफुल ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस सिंस ओवर द थर्ड ईयर ऑफ द हम्म, डेवलपमेंट, राइट। व्यू आइडिया लिस्ट पे जाओ, अगेन यहाँ पे सारे इशू आपको मिलेंगे, या दिस इज द काइंड ऑफ द थॉरल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पेज। यहाँ पर आप जाओगे मेन पेज पे, डिस्कशन में जाओगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता रखा है आस्क अ क्वेश्चन, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हो।
लाइक कि इज एनी ओपन सोर्स गोइंग ऑन दी पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस जनरली क्या करता है कि अपने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट को नहीं करता है, लाइक बहुत लिमिटेड रखता है। बट एक अगर बार आप इसमें, एक मैं बार बता वो रहा हूँ व्यू आइडियाज लिस्ट क्लिक करो ना, कौन सा वाला। पोस्टग्रेस में। नो तो इट्स यहाँ लाइक पे दी, कुछ है? नहीं नहीं, इट्स लाइक द पेज। मैं वही तो बता रहा हूँ कि पोस्टग्रेस अपने प्रोजेक्ट को बस विद इन 14 डेज और 15 डेज, जैसे कि फैब में अगर ओपनिंग आ रही है जीसॉक की तो 10-15 दिन पहले ही रजिस्टर करता है, पहले से रख के नहीं रखता। अच्छा, क्योंकि पोस्टग्रेस इज नॉट काइंड द प्रोडक्ट ऑफ गूगल ना। राइट राइट राइट, ओके। इसके वजह से कुछ लोग अपनी प्राइवेसी की वजह से रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप जाते हो तो इसका ऑलरेडी तुमको मिलेगा, इसके इसके ऑलरेडी प्रोजेक्ट आइडिया तुमको मिल जाएंगे, इसके ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो बग्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ तुमको मिल जाएंगे। कुछ रजिस्टर रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। मतलब तो एसेंशियली ये कंपनी अगर सोचे 10 आइडियाज 10 इश्यूज करे थे, उसमें हम पिक करके उस पे कंट्रीब्यूट करते हैं एसेंशियली। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ओके। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर लाइक दी स्केलेबिलिटी, कि आपको कौन सा टेक स्टैक आता है, कौन सा टेक स्टैक नहीं आता है, राइट। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और काफी अच्छा पे कर देते हैं, लाइक बहुत अच्छे तरीके से। यू कैन से अगर आपका स्किल उस लेवल पे है और यू कैन से आपने उस लेवल पे पार्टिसिपेट किया है तो एक अच्छे लेवल पे आपको पे करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट जीसॉक। अभी इसके प्रोग्राम्स में भी फेब से ओपन होगी इसकी एप्लीकेशन, दैट्स वाई बहुत लिमिटेड कंपनीज यहाँ पर दिख रही है। बहुत टन्स ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 1500 प्लस कंपनी पार्टिसिपेट करती है एवरी ईयर इन जीसॉक। बट हाउ डू वी गेट एक्सेप्टेड इनटू दीज प्रोग्राम्स? यस, उस पे हम बात करेंगे ना जब अभी हम प्रपोजल पे बात करेंगे। अच्छा अच्छा, अभी तो वहां तक नहीं है, ठीक है। यस। मतलब यहाँ पे मेंटर का रोल क्या होता है ये प्रोजेक्ट्स में? मेंटर, मेंटर मतलब 3 से 4 लोग की आप स्टूडेंट्स की टीम सेलेक्ट होती है ओके और उस टीम में एक बंदा रहेगा जो आपको गाइड करेगा कि भाई ये है टास्क, इस पे काम करना है। कहीं कोई अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई लाइक बग्स आया या फिर कोई प्रॉब्लम तुमसे फिक्स नहीं हो रही, कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो। इट्स काइंड अच्छा, ऑफ योर टेक लीड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। समझ गया, ओके सिमिलरली एक बहुत फेमस अगेन आउटरीच नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम लेके आता है हर साल। ओके। पर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लाइक 92% फॉर द वुमेन्स के लिए होता है, डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ओके, पर यस, दिस ऑलवेज पे अ गुड काइंड ऑफ, आराम से $10,000 से $12,000 इजिली पे करता है। ऊपर है कुछ 70,000 ऐसा कुछ, 7,000 USD, या? 7,000 is kind of the internship, it's a stipend, but ओके। after getting a full time it's heavy पे, बहुत अच्छा पे करता है। ये फुल टाइम करते हैं मतलब ये ओपन सोर्स नहीं है क्या? नहीं, ओपन सोर्स है बट लाइक अगर आप बहुत अच्छा करते हो एंड हम्म। इफ यू वांट टू जॉइन ऑर्गेनाइजेशन एज अ फुल टाइम ओके, देन यू हैव आल्सो ऑप्शन। आई सी। मतलब these guys are like agency who run the open source projects. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट यस बहुत अच्छा खासा पे करता है। बट इसमें थोड़ा सा थोड़ा नहीं, बहुत नेक्स्ट लेवल की डाइवर्सिटी हायरिंग को सपोर्ट करते हैं। Now, what if Uh, it's just a curious question. Let's say, what if I register my application in the name of my sister? यस बट हाँ, बट द इंटरव्यू तो आपकी सिस्टर से होगा ना दोस्त। हाँ, वही वही सोच रहा हूँ मैं। ऐसा थोड़ी होता है कि बस रजिस्टर कर दिया सिलेक्ट हो गया। ये भाई कम से कम 4 to 6 लेयर ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस होता है। अच्छा, ओके। हम्म, तो थोड़ा सा ये डाइवर्सिटी है बट यस, एवरी गर्ल्स के लिए वी कैन से जितने भी कॉलेज लड़कियां हैं, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि $1,000 इज अ बिग अमाउंट। राइट राइट, एब्सोल्युटली। सो एक अच्छा इंटर्न अपॉर्चुनिटी है। तो ये बेसिकली मैंने इसको इसलिए रखा था कि एक मैं ये भी बता पाऊँ कि लाइक इफ यू हैव लाइक गुड पर्सन जो जिसका टैक्स स्टैक बहुत अच्छा है, वो हम्म। आपके कनेक्शन में कोई हो तो देन यू कैन सजेस्ट कि आप कर सकते हो। फॉर द नाउ आउटरीच। अगेन, यस, ओके। नाउ अगेन वन ऑफ द फेमस प्रोग्राम फ्रॉम LFX वाया लिनक्स फाउंडेशन भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे करते हैं। ऑलरेडी काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे क्लाउड नेटिव हो गया, हाइपर एजेंट्स हो गया, और नेटो LF नेटवर्किंग हो गई। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं।
और बहुत फेमस पार्टी, बहुत फेमस ओपन सोर्स प्रोग्राम है। ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स इन वेटिंग में है। ओके, $3 million ऑलरेडी स्टाइपेंड ये पे कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग। तो अगेन इज अ बिग कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम, बट ये थोड़ा सा नेटवर्किंग साइड पे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब बिकॉज एज नेम सजेस्ट लिनक्स फाउंडेशन। हाँ, तो सो लिनक्स कर्नल्स वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली लिनक्स आर मोस्टली फोकस ऑन नेटवर्किंग कर्नल्स सर्वर साइड थिंग्स। तो जिसका इंटरेस्ट सर्वर्स के अंदर, ड्राइवर्स एथिकल के अंदर। के अंदर, एग्जैक्टली इस तरीके की चीजों पे है, then this is the golden opportunity via LFX mentorship via Linux Foundation। अगेन बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे। रस्ट तो भर भर के मिलेगा यहाँ पे आपको, रस्ट की तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। राइट। अगर आप रस्ट सर्च करोगे देन यू गॉट अ लॉट ऑफ टन्स ऑफ प्रोजेक्ट रस्ट पे रिलेटेड। जो अब जैसे ये बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है, कॉइन लाइन फॉर रस्ट, बहुत से लोग इसको बनाते हैं, बहुत से लोग इसमें हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोजेक्ट ओवरव्यूज के अंदर जब आप जाते हो तो बेसिकली आपको इन टू डिटेल्स मिल जाती है। दिस इज योर मेंटर, जो भी आपका मेंटर है, ओके इन्होंने ऑलरेडी मेंटर डाल रखा है। अगेन स्पॉन्सर्स बाय एलएफएक्स, यू कैन से ओके। लिनक्स। यहाँ पे कंप्लीट आपको डिटेल मिल जाएगी आपके मेंटर की, कौन आपका मेंटर है। उसके बाद आपकी इस प्रॉब्लम क्या है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम है, ये क्या करना चाहते हैं, रेपोजिटरी आप डायरेक्टली देख सकते हो जाके। तो इनका यूआई बहुत बेसिक है और यू कैन से बहुत इजी है एज कम्पेयर टू द अदर। डायरेक्ट इनके खुद का ही गिटहब जैसा ही कुछ इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इनका कोड बेस रहता है, नॉट काइंड ऑफ डायरेक्ट गिट लैब, सॉरी ओके। गिटहब। इनका गिट लैब पे तुम्हें मिल जाएगा। सो अगेन ये भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे करते हैं, इनका भी पे बहुत मतलब हाई होता है। LFX में we can find open source events throughout the year. It's not like Google Summer of Code. नहीं नहीं एग्जैक्टली नहीं, गूगल समर ऑफ कोड इज लाइक हर ऑर्गेनाइजेशन का साल में एक बार होता है। हाँ, हर राइट। हर ऑर्गेनाइजेशन का LFX तो मतलब throughout the लाइक ईयर कुछ भी इवेंट्स हो गया तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यस यस। ओके। अभी हम प्रपोजल पे बात करेंगे आप कैसे अप्लाई करोगे। हम्म। सो बेसिकली एलएफएक्स थोड़ा सा उनके लिए है जिनका थोड़ा सर्वर साइड और नेटवर्किंग वगैरह जो स्ट्रांग है, और यू कैन से उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। अगेन ओके। एमएलएच फेलोशिप, ये भी अगेन एक बहुत बड़ा ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, हर वीक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है, बट अगेन 8,000 to $12,000 इजिली पे करता है, वन ऑफ द फेमस प्रोग्राम। ओके। सो प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप जाते हो देन तीन तरीके के प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, वेब 3, साइट हम्म। रिलायबिलिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फॉर एग्जांपल हम्म। मुझे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर करना है, तो हम्म। ये देखो अपकमिंग बैच है, जो अगला स्प्रिंट स्टार्ट होगा 2025 में स्टार्ट होगा, हम्म। 27 जैन से 18 अप्रैल तक, मंडे हम्म। टू फ्राइडे 20 वीक का पर वीक का टास्क रहता है। यू कैन से इजिली अप्लाई फॉर दिस। यहाँ पे और क्या होता है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एंड दिस थिंग? ऑलरेडी ना अगर आप एक्सपीरियंस गाय हो तो जस्ट अप्लाई एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ पर है ना, ये देखो बता देता हूँ। दिस वी हैव 3 different roles। द फर्स्ट वन अच्छा, इज नहीं नहीं, आई एम सेइंग व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मतलब हम तो अप्लाई करते हैं, इज इट लाइक एवरीवन विल गेट द चांस? नहीं नहीं, बहुत कम, 1% चांस। अब वो कैसे ओह। होगा वही बता रहा हूँ ना। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया, प्रपोजल बहुत सी चीजें। अभी जब हम प्रपोजल डिस्कस करेंगे ना, देन ओके। यू रियलाइज दैट कि कैसे अप्लाई करना है, समझे। ओके। सो दिस इज द सम प्रोग्राम्स, और ये काफी ज्यादा लाइक ये 4 से 5 प्रोग्राम जो है वो 80% ओपन सोर्स के प्रोग्राम्स को कवर करती है। ओके। इनका किसी भी इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन सबसे ज्यादा हाई है। सो दिस इज दी सम ओपन सोर्स प्रोग्राम। नाउ जस्ट मूव ऑन दी प्रपोजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम इनको रीच आउट कैसे करोगे, लाइक कैसे कनेक्ट कर सकते हो। हम्म। तो वो प्रपोजल की बात करते हैं। देखो प्रपोजल का मतलब क्या होता है वो मैं तुमको बताता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। यस। सो बेसिकली देखो,
जस्ट अ मिनट, यस। सो प्रपोजल का मतलब क्या होता है, एक प्रोजेक्ट से समझते हैं, इसी प्रोजेक्ट से समझते हैं जो हमने बनाया ना, ठीक है, हमने जो अभी रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी ना यहाँ पे, हम्म इसी से समझते हैं प्रपोजल क्या है। मान लो इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो मान लो कुछ एक्स है, एक्स वाई जेड, ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा। अब हुआ क्या, एक कंपनी ने रजिस्टर किया, एक अपना बंडल रजिस्टर किया, कंपनी नेम जो है वो है मान लो एक्स वाई जेड है। हम्म अब हुआ ये कि इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या डाली, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि whenever I click on the हम्म यूजर बटन पे, देन फ्रंट एंड गेटिंग क्रैश्ड, ठीक है, ओके ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एंड सोर्स कोड, इन्होंने सोर्स कोड आपका गिटहब दे दिया, जो बेसिकली हमने यहाँ पर जो ये हायरार्की बनाई है, ठीक है, राइट इसका इसका कोड कोड बेस दे दिया। आपके मेंटर होगा कोई एक, मान लो कोई एक मेंटर है एक्स वाई जेड करके, ठीक है, और आपका यहाँ पे एक टाइम लाइन होगा, मान लो 2 मंथ, दिस इज ओके द बंडल, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने इस रेपोजिटरी को अपने लोकल पे क्लोन्स किया, क्लोन करने के बाद में बग्स को फिक्स किया, बग्स आपको समझ में आया। तो प्रपोजल का मतलब यू आर राइटिंग द इन डेप्थ डॉक्यूमेंटेशन, आपको एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। पहला, लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढा, आपने क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढा कि whenever we click on the button and we call the one controller, प्रॉब्लम कंट्रोलर में, राइट। राइट तो आपने बनाया पॉइंट्स की इन फ्रंट एंड द प्रॉब्लम इन यूजर कंट्रोलर, ओके ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। इसी तरीके से आपने अब क्या बोला कि अच्छा ये कंट्रोलर क्या है, एक पर्टिकुलर एपीआई को हिट कर रहा है, दिस इज आवर एपीआई, राइट। हम्म तो वो एपीआई आपने यहाँ पे लिखी, राइट। इसके ओके बाद उस एपीआई में वो हमारा कौन सा कंट्रोलर है जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज यूजर डॉट जेएस, हम्म यानी कि यूजर प्रोफाइल के अंदर यूजर डॉट जेएस इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस एरर। ओके ये आपने स्टेटमेंट दिया, ठीक है। अब हम्म इसके बाद आता है सोल्यूशन, कि व्हाट इज योर सोल्यूशन। तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि इन यूजर डॉट जेएस के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, टाइम का, रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 3 सेकेंड का है, दिस इज द रीजन वाई आर फ्रंट एंड गेटिंग क्रैश्ड। ये आपने सोल्यूशन दिया, ठीक है। ओके ओके अब इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, कि क्या इम्प्लीमेंट किया आपने, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। सो क्या इम्प्लीमेंट किया कि बेसिकली हमने रेडिस इम्प्लीमेंट किया, कैशिंग इन आर कोड, आपने यहाँ पे आपका पूरा कोड लिखा कि दिस इज माई लॉजिक एंड कोड विथ रिस्पॉन्स टाइम की नाउ आई रिड्यूस द 3 सेकेंड टू 400 मिली सेकेंड, मैंने इतना रिड्यूस किया टाइम, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। नाउ इसके बाद आता है टेक स्टैक। नहीं इम्प्लीमेंटेशन तो हम नहीं करते ना लाइक एसेंशियली लाइक इट विल टेक एटलीस्ट 2 मंथ्स नो मतलब करोगे क्या, क्या अप्रोच रखोगे इम्प्लीमेंटेशन में, दिस इज नॉट दिस इज अ सूडो कोड, दिस इज अ सूडो ओके कोड। यू वांट टू से लाइक सूडो आर्किटेक्चर या कोड जो भी है वो लिखना है यस, वहाँ पे अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि ऐड का प्रोग्राम बनाओ पाइथन में, दो नो नीड टू रिक्वायर्ड फॉर लाइक प्रिंट ए प्लस बी, ये तो आप सीखोगे। तो आपको राइट सूडो कोड का मतलब क्या है, आई जस्ट टेक यूजर इनपुट ए एंड बी, देन समझ गया ओके sum ओके of a b, then return, this is the pseudocode, समझे। इट्स काइंड राइट ऑफ रफ आइडिया, ठीक है। क्या अब करोगे लाइक विद नाउ दैट यू आर आइडेंटिफाइड द पेन पॉइंट्स व्हाट इज योर प्रपोज्ड सॉल्यूशन हाउ डू यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट वो बताना है ये बताओगे और इससे क्या इम्प्रूवमेंट आएगा वो बताना है, ठीक है। ओके ओके उसके बाद टेक्स्ट स्टैक, कि क्या टेक्स्ट स्टैक आप यूज करोगे। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट.जेएस यूज कर रहा हूँ प्लस टाइपस्क्रिप्ट, ये मैं यूज करूंगा। उसके बाद आती है आपकी रिक्वायरमेंट, कि आपको क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। बेसिकली जो रेडिस है,
रेडिस का जो कैशिंग है वो पेड है, तो मुझे ओके इसका पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, ओके तो ये मेरी रिक्वायरमेंट लगेगी। ओके उसके बाद आपकी डिपेंडेंसी क्या क्या है, तो ये डिपेंडेंसी जो भी होगी मैं अपने पैकेट डॉट जेसन के अंदर मेंशन करूंगा। मैंने रेडिस यूज किया है कंट्रोलर्स के अंदर, इसके लिए मेरे को एक स्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी फॉर रिफ्लेक्टिंग दिस चेंजेस। या ओके आपने डिपेंडेंसी रन किया, उसके बाद में आपका लास्ट में फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस मतलब काइंड ऑफ द इंटायर सोल्यूशन के अंदर क्या क्या ड्रॉप डाउन्स आएगा, कितना टाइम लगेगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, टीम कितनी बड़ी चाहिए आपको, कितने लोगों के साथ में, टैक स्टैक क्या क्या लगेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, सोल्यूशन अप्रोच क्या होगा आपका। दिस इज वो तो ऑलरेडी हम फिजिबिलिटी। बता दिए थे ना। यस, वो जो हमने बताया था, दिस दिस इज द अनदर थिंग। फिजिबिलिटी एनालिसिस इज काइंड ऑफ द समरी ऑफ द प्रपोजल। ओके ठीक है, ये सारी चीजों को करने के बाद में कम से कम ऑलमोस्ट 10 to 20 पेजेस का एक प्रपोजल बनता है प्रोजेक्ट का, जिसे ओके आप रिसर्च पेपर लिखते हो। राइट राइट समझ गया ओके और ये प्रपोजल सेंड होता है आपके ईमेल्स पे। किसके ईमेल्स? उस ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल पे। ओके और या फिर जब आप अप्लाई करने जाते हो ना, तो लास्ट में आपको आता है प्रपोजल सबमिट करके। ओके तो प्रपोजल सबमिट होता है, और यही इंटायर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो टीम के द्वारा रीड किया जाता है। और अगेन जीपीटी से नहीं है भाई, वरना ओपन सोर्स का प्लेगरिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके तो ऐसा नहीं कि तुमने जीपीटी से बनवा लिया, बहुत ओके स्ट्रॉन्ग प्लेगरिज्म है। तो वो रीड करते हैं, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं। आप उनको सोल्यूशन पता होता है कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। आपका सोल्यूशन देखते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर सोल्यूशन, फिर कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। अगर उनको लगा कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन सही बंदा सोच रहा है, बिल्कुल सही लॉजिक लगा रहा है, डेफिनेटली रेडिस से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टेक स्टैक डेफिनेटली नेक्स्ट.जेएस यूज कर रहा है, रिक्वायरमेंट में रेडिस यूज होगा नो डाउट, डिपेंडेंसी में नेक्स्ट.जेएस की डिपेंडेंसी है बिल्कुल, एंड फिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में 2 मंथ का टाइम ले रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, 2 लोगों की टीम है, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अगर ये सारी की सारी चीजें उनके एक्सपेक्टेशंस पे मैच हो रही है, सो देन आपको एसेंशियली इंटरव्यू कॉल आता है। मतलब एसेंशियली हम ये प्रपोजल बना रहे हैं सो दैट हमारी सॉल्यूशन उनको रीजनेबल लगे। यस, दिस ओके दिस डॉक्यूमेंटेशन नोन एज प्रपोजल। ओके और इसमें टाइम गॉट लगता है, ऐसा नहीं कि एक रात का टाइम है। अगर जीसॉक 15 फरवरी से ऊपर हो रहा है, तो लोग जैन से स्टार्ट करते हैं प्रपोजल बनाना। ओके क्योंकि 99% प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से जनरेट किए और उठाए हुए रहते हैं। और ओपन सोर्स के जितने भी कंपनीज है, उनका प्लेगरिज्म डिटेक्टर बहुत एडवांस है। एक ओके सिंगल ऑफ कैरेक्टर भी डिटेक्ट कर लेता है कि भाई तुमने कॉपी पेस्ट किया है। ओके तो दिस इज नोन एज प्रपोजल। समझ गया। ये होता है नाउ प्रपोजल। नाउ नाउ माय क्वेश्चन इज ये प्रपोजल हम पहले मेंटर्स को भेजते हैं क्या रिव्यू करने के लिए? यस, जब आप अप्लाई करते हो ना एप्लीकेशन पे, तो वो इनडायरेक्टली मेंटर के, बेसिकली 3 बैरियर्स होते हैं हमारे पास में ओपन सोर्स के। आपका एप्लीकेशन होता है, ये एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट के एसोसिएटिव मेंटर के पास जाता है। ओके मेंटर वेरीफाई करता है, मेंटर के बाद में टीम वेरीफाई करती है, ओके टीम के बाद में एक जो आपका हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो इसको वेरीफाई करता है। देन उसके बाद में आपको मेल आता है, बुला लो इंटरव्यू के लिए। सेम प्रोसेस सेम प्रोसेस। फिर एक इंटरव्यू आपके मेंटर के साथ होगा, एक इंटरव्यू आपके टीम के साथ होता है। मोस्टली इनके साथ नहीं होता, ये तो जनरली फंडिंग एंड टाइमिंग का देखते हैं बस। ओके तो दो 1 से 2 आपके मेंटर के साथ होगा, 1 से 2 आपकी टीम के साथ होगा। एंड आफ्टर दैट यू आर जस्ट रिसीविंग अ रिजेक्टिंग और सेलेक्टिंग मेल। एंड उसके बाद जब आप सिलेक्ट होते हो, तो जो आपने प्रपोजल भेजा है, इसी प्रपोजल के बेस पे आप काम स्टार्ट करते हो करना। माय क्वेश्चन है ठीक है ये समझ गया। नाउ जो भी हमको मेंटर मिले हैं वो भी हमारे साथ ये प्रपोजल के ऊपर काम करने के लिए मदद करते हैं। यस, हाँ, वो काम नहीं करेंगे, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। जैसे तुम फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हें पता है कि लाइक रेडिस से होगा, बट यू डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट रेडिस। हाँ तो तुमने मेंटर से पूछा कि सर हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट रेडिस हियर।
तो वो आपको बता देगा कि दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज द काइंड ऑफ द बॉयलर प्लेट कोड, जस्ट थॉरली विजिट, रीड आपको थ्रू। समझ में आएगा। ओके तो ओके इस व्हाट तरीके से आपको हिंट देते या हैं। समझ गया। सो दे आर जस्ट लाइक अ हेल्पिंग हैंड हु कैन गाइड अस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। बस एग्जैक्टली। ओके नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर सोचो हमारे प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, इंटरव्यू अच्छा गया, व्हाट इफ वी डोंट डिलीवर? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा इसमें नहीं हुआ, बताता हूँ। क्योंकि अगर तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, हाँ इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सोल्यूशन 100% सही है। ओके। क्योंकि अगर तुम्हारे प्रपोजल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन तुमने लिखा है कि लाइक दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन, हम्म राइट, मेरा इम्प्लीमेंटेशन ये होगा, ये मेरा इम्प्लीमेंटेशन है। हम्म तो अगर अगर जिस बंदे को इतनी समझ है कि लाइक इस टास्क को ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम्म। तो वो डिले कर ही नहीं सकता ना। ये आपका इंटरव्यू का ऑनलाइन असेसमेंट थोड़ी है कि आपने किसी दोस्त से दिलवा दिया, फिर इंटरव्यू में आप चले गए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर सोचो हम प्रोजेक्ट करने के बाद भी, लेट्स से हम्म वो 2 मंथ हो गया, मेंटर के साथ सब कुछ हो गया, बट फॉर सम हम्म। वियर्ड रीजन वो काम नहीं कर रहा इम्प्लीमेंटेशन के बाद में भी, तब क्या होगा? नहीं, वो तो बग होता है ना, वो बेसिकली बग, इट्स कम्प्लीटली नॉट, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा देखो कभी भी नहीं होगा कि अगर आपने ये प्रॉब्लम फिक्स कर दिया तो हम्म। वो अगेन ना फटे, ऐसा नहीं होगा। पर अगर ये फटा तो इस पे अगेन इशू जनरेट होगा और ये इशू अगले साल के लिए रेज हो जाएगा। मतलब हमको कुछ नहीं मिलेगा फिर वो प्रोसेस में? नहीं नहीं मिलेगा ना, अरे भाई ये प्रोजेक्ट सबमिशन के बाद ही तो तुम्हें कंपनसेशन मिलता है। एवरी मंथ तुमको एक स्टाइपेंड आती है व्हेन एवर यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आप कंपनी में काम करते हो ना, हम्म आपने कोई फीचर बिल्ड किया, हम्म ठीक है, वो फीचर बिल्ड किया, वो रन हुआ, वो बढ़िया प्रोडक्ट में चल रहा है, हम्म। तो क्या इसकी गारंटी है कि वो फीचर फ्यूचर में फटेगा नहीं? ऐसे कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, डेफिनेटली। तो आपको ये फीचर बिल्ड किया, आपने काम किया, तो आपको सैलरी आई। राइट। तो क्या अगर ये फीचर कल जाके फट गया, फॉर एग्जाम्पल क्रैश हो गया, तो कंपनी ये बोलेगी कि भाई तेरी पिछले महीने की सैलरी वापस दे, प्रोडक्ट फट गया। अच्छा, सो इट्स एज गुड एज एन इंटर्नशिप, बट इसके लिए प्रपोजल सब कुछ डालना पड़ता है। इवन इफ वर्क्स और डजंट वर्क, इट डजंट मैटर, बट देयर आर हाई चांसेस फॉर इट टू वर्क बिकॉज इट हैज गॉन थ्रू रिगरस एवेल्युएशन एंड दिस थिंग। यस, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल से होके गुजरता है, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट मर्ज कर दिया। वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट ऑफ पाइपलाइनिंग, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग। सो ये ओके। इस तरीके से प्रपोजल होता है। मोस्टली ओपन सोर्स के अंदर फ्रेशर्स ज्यादा पार्टिसिपेट होते हैं। अभी तक के पिछले 14 साल की हिस्ट्री के अंदर ओपन सोर्स के अंदर जहां तक मैंने देखा है 80% एज अ फ्रेशर और यू कैन से स्टूडेंट ग्रेड्स ही होते हैं। 20% प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका मन होता है लाइक कि ठीक है यार, कुछ एक्सप्लोर करते हैं लाइफ में, कुछ नई चीजों को फिक्स करते हैं। रीजन ये है कि ये करने के लिए टाइम चाहिए ना, ऑलमोस्ट 7 to 12 वीक का टाइम चाहिए, एंड दैट टू जिसमें 20 आपको to 30 आवर्स पर वीक। एग्जैक्टली तो राइट। प्रोफेशनल इतना नहीं कर सकता। अच्छा। ओके। तो मोस्टली ये फ्रेशर्स के लिए होता है, बट यस दिस इज द वैल्यूएबल एडिशन, ऑलवेज ऑलवेज। अगर तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा है भाई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, LFX और MLH फेलोशिप, GSOC, outreach, then it's already defined कि you are a highly skilled person, no need to required for any assessment. अंडरस्टूड, Similar like a मतलब बस वो ओपन सोर्स फॉर सो एंड सो जस्ट हमारी गिटहब में रहने में हमारी रिमोट एप्लीकेशन बहुत एक्सीलरेट हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। बहुत ज्यादा एग्जैक्टली आपके अच्छे प्रोजेक्ट जो हमने पिछले पीछे भी डिस्कस किया था कल के सेशन में, राइट। अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे ओपन सोर्स, आपकी DSA कोडिंग प्रोफाइल, दीज ऑल एक्सेलरेट योर प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ रिमोट, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। समझ के, गॉट इट। ये है दिस इज सेशंस एंड आई होप कि मैंने सारी चीजें कवर करी होगी। भाई किसी को ऊपर से तो नहीं जा रहा? नहीं। नहीं नहीं। नहीं। नहीं तो मालूम पड़े कि भाई सबके ऊपर। और तुम लोग जितने भी फ्रेशर्स हो, आई जस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि एक बार जरूर ओपन सोर्स ट्राई करना। होगा तो बहुत अच्छी बात है।